मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एट क्लास में अपना विषय चल रहा था मानव संसाधन, और मानव संसाधन के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कि जो जनसंख्या का असमान वितरण है उसके मुख्य कारक पढ़ रहे थे। तो अपना जो बिंदु है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, अपना ये बिंदु चल रहा था जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। और इन कारकों में मैंने आपको भौगोलिक कारक बताया था, सामाजिक कारक बताए थे, आर्थिक कारक बताए थे और सांस्कृतिक कारक बताए थे। तो जो अपन लोग पहला बिंदु ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं भौगोलिक कारक। अपना जो पहला बिंदु है भौगोलिक कारक, और भौगोलिक कारक में जो पहला पॉइंट आएगा वो आएगा स्थलाकृति। थोड़ी सी चर्चा पीछे की कक्षा में इसमें हो गई थी स्थलाकृति को लेकर। अब हम इसका थोड़ा सा पूरा अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, स्थल प्लस आकृति, इसका मतलब होता है जो भूभाग होता है उसकी आकृति भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। सीधी सी बात है कि पहाड़ी, पठारी, मरुस्थलीय ये जो इलाके होते हैं, क्षेत्र होते हैं, इनमें लोग क्या रहना पसंद नहीं करते या रहते ही नहीं है। वहां पर जो जनसंख्या है वो बहुत कम पाई जाती है, बहुत ही ज्यादा कम। कोई पर्वतीय क्षेत्रों में यानी वो दुर्गम इलाके हैं, किस तरह से जीवन बसर करेगा। मरुस्थलीय एरिया है जहां पर भौतिक सुख सुविधाओं का अभाव रहता है, तो वहां पर भी लोग क्या करते हैं, कम रहते हैं। इसकी अपेक्षा अगर हम बात करते हैं कि जो नदी घाटी क्षेत्र है या समतल मैदान है या नदियों के आसपास का जो भूभाग है उस पर लोग अधिक रहना पसंद करते हैं। कारण एक तो वहां पर उनकी जो भौगोलिक दशाएं हैं वो लोगों के रहने के अनुकूल होती है, साथ ही उपजाऊ भूमि के कारण वो अपना भरण पोषण भी आराम से कर सकते हैं। तो ये स्थल आकृति में आता है। थोड़ी सी मैं आपको किताब की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बता दूं इन चीजों को कि पर्वतों और पठारों की तुलना में लोग कहाँ रहना पसंद करेंगे, मैदानी भागों में। अगर हम पर्वत की बात करते हैं, पठारों की बात करते हैं, तो पठारों की अपेक्षा लोग मैदानी क्षेत्रों में, वही बात जो अभी मैंने आपको बताई है, मैदानी क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। अब इसका कारण देखिए क्या है, वो कारण जो अभी आपको मैंने बताया है। क्योंकि अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करते हैं तो मैदानी क्षेत्र में एक तो क्या होता है, ये क्षेत्र कृषि क्षेत्र होता है, यानी आराम से यहाँ पर खेती की जा सकती है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैदानी क्षेत्रों में विनिर्माण का मतलब होता है उद्योग वगैरह, औद्योगिकरण किया जा सकता है। कोई पहाड़ की चोटी पर तो उद्योग लगा नहीं सकते अपन लोग, क्यों? क्योंकि वो भूभाग ही ऐसा है, अनुकूल नहीं है। तो समतल मैदानों में ही औद्योगिकरण का विकास होता है, वहीं पर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है। साथ ही अगर हम बात करते हैं तो अन्य जो क्रियाएं हैं, यानी तीसरी बात अगर हम करते हैं तो अन्य जो क्रियाएं हैं, अन्य क्रियाएं का मतलब कोई और गतिविधियां रहने की, आने जाने की, जैसे पहाड़ पर हम सड़क नहीं डाल सकते, वैसे तो डाली गई है सड़कें, दुर्गम इलाकों में भी डल जाती है सड़कें। लेकिन अगर हम रेल की पटरियों की बात करते हैं तो रेल की पटरियां वहां पर नहीं डाली जा सकती क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, वो उनके अनुकूल ही नहीं है। मैदानी क्षेत्रों में इस तरह की क्रियाएं की जाती है। तो जो बहुत सारी गतिविधियां ऐसी है जिनको मैदानी क्षेत्रों में ही संचालित किया जा सकता है। तो इस तरह से लोग क्या करते हैं, पठारी और पर्वतीय क्षेत्रों की अपेक्षा मैदानी क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। और मूल रूप से अगर मैं बात करती हूँ तो गंगा, भारत की अगर मैं बात करती हूँ तो गंगा का मैदान, गंगा का जो मैदान है वो समतल है और वहां पर लोग क्या करते हैं, अधिक निवास करते हैं। तो आगे मैं होमवर्क के रूप में अगर ये पॉइंट देती हूँ कि भौगोलिक कारक बताइए, तो आपको इस तरह से करना है इसको कि पर्वत पठारों की अपेक्षा मैदानी क्षेत्रों में लोग अधिक रहना पसंद करते हैं। कि कारण क्या है, क्योंकि कृषि क्षेत्र के लिए उपयोगी है, विनिर्माण को बढ़ावा मिलता है, अन्य क्रियाएं यहीं पर संचालित होती है। और उदाहरण की अगर मैं बात करती हूँ, भारत में अगर हम उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण कौन सा आता है, गंगा का मैदान आता है।
तो ये पहला कौन सा कारक हो गया, स्थलाकृति। अब दूसरा देखिए कारक क्या है, इजी, ज्यादा हार्ड नहीं है, लैंग्वेज काफी इजी है इनकी। सेकंड जो पॉइंट है वो है जलवायु। तो जलवायु भी भौगोलिक कारक है, किसका, जनसंख्या के असमान वितरण का। अब सीधी सी बात है कि लोग जहां पर अधिक जलवायु है, बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है या अत्यधिक ठंड है, वहां की अपेक्षा लोग उन क्षेत्रों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं जहां की जलवायु उनके लिए अनुकूल है, यानी जहां पर हर मौसम उनको अनुकूल लगे, या जहां का जो तापमान है, जहां की जो जलवायु है उनकी शारीरिक दृष्टिकोण से, शारीरिक संरचना के अनुकूल हो, यानी उनको सह सके। अब कोई सहारा मरुस्थल, जो सबसे गर्म मरुस्थल अफ्रीका का, उसमें कोई रह नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वो भयंकर गर्मी है वहां पर। तो इसी तरह अगर हम ध्रुवों की बात करते हैं, तो यहाँ पर तो बहुत कम तापमान है ध्रुव पर, तो ये तो बर्फीले है, तो यहाँ पर तो जीवन संभव ही नहीं है, तो कोई यहाँ पर भी तो जाकर रह नहीं सकता। इसी तरह अत्यधिक जो गर्म क्षेत्र है या बहुत ज्यादा ठंडे क्षेत्र है, उनकी अपेक्षा लोग वहां पर रहना पसंद करते हैं जो जलवायु उनके शारीरिक संरचना के अनुकूल होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सामान्य रूप से चरम जलवायु को अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी, जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। सीधी सी बात है कि लोग क्या करते हैं, अत्यधिक गर्म और अत्यधिक ठंडे जहां पर जलवायु होती है वहां पर रहने की अपेक्षा लोग उन स्थानों पर निवास करते हैं जो जलवायु उनके अनुकूल है। तो क्या लिखेंगे हम, अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं हम लोग, वहां उदाहरण दिए हुए हैं किताब में। लोग अत्यधिक गर्म व ठंडे क्षेत्रों की अपेक्षा उन क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं जो जलवायु में उनके अनुकूल हो। आपको किताब की जो लैंग्वेज है वो आप लिख सकते हो चाहो तो, लेकिन समझने के लिए आपको ये लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी कि जलवायु से क्या तात्पर्य। यानी तापमान अगर हम देखते हैं तो अत्यधिक तापमान है जहां पर 50 डिग्री से भी ऊपर है। वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो भयंकर गर्मी हो रही है, तापमान 45 डिग्री भी जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी गर्मी बढ़ रही है, तो अपना जीवन जो है वो दुर्भर हो जाता है, मुश्किलें आती है अपने साथ। इसी प्रकार अत्यधिक ठंड पड़ती है तो वो भी जलवायु अपने लिए अनुकूल नहीं होती है, यानी हम उसमें बहुत प्रयास करना पड़ता है उसके अनुकूल अपने आप को करने के लिए। तो इसी तरह जहां पर प्रचंड गर्मी है, प्रचंड ठंड है, वहां के क्षेत्रों में लोग रहना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वो जलवायु उनके अनुकूल है ही नहीं। तो सीधी सी बात है कि जलवायु भी क्या करती है, लोगों को रहने के लिए, या कह सकते हैं कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला मुख्य भौगोलिक कारक है। थर्ड देखिए, इसके बाद में आता है मृदा यानी मिट्टी। मृदा ये तो समझ ही गए होंगे, मृदा का मतलब मिट्टी होता है। तो उपजाऊ मैदान, बंजर भूमि की अपेक्षा लोग कहाँ रहना पसंद करेंगे, वही ऊपर पॉइंट आ गया इसका स्थलाकृति वाला, उससे जोड़ लेते हैं इसको, कि जहां बंजर भूमि है, उपजाऊ भूमि है ही नहीं, उनकी अपेक्षा लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं, उन भूमि में जो अत्यधिक क्या है, उपजाऊ है। उत्पादन की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो उनके लिए कृषि के लिए अनुकूल रहेगी। दूसरी अगर हम बात करते हैं उनके रोजगार के लिए, तो यहाँ पर भी मतलब ऐसी भूमि जहां पर की मिट्टी
बहुत अधिक उपजाऊ होती है, तो वहां पर वो रोजगार की दृष्टि से भी उपयुक्त होती है। क्यों? क्योंकि वो इतना अनाज उत्पन्न कर लेते हैं कि उनका निर्यात भी कर सकते हैं। यानी वहां पर जो व्यापारिक कृषि होती है, जो रोजगार को बढ़ावा देती है, उस कृषि को भी आराम से वो लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, उपजाऊ मैदान कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। उपजाऊ जो मृदाएं हैं, उपजाऊ मृदाएं, मृदा यानी मिट्टी, कृषि के लिए, कृषि खेती के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है, उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। अगर हम बात करते हैं तो भारत में बात करते हैं अपन लोग, तो भारत में मृदा गंगा का मैदान और गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, यानी अगर उदाहरण पूछे जाए कि भारत में उदाहरण बताइए कहाँ की मृदा जो है वो खेती के लिए उपयुक्त है, तो वो कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इस तरह से आपको उदाहरण के साथ करना है। बाद में आता है जल। चौथा जो पॉइंट आएगा वो आएगा जल यानी पानी। चौथा जो भौगोलिक कारक है वो आएगा जल। तो जहां पर पानी की सुविधा रहेगी लोग वहां जाएंगे, जहां पानी की व्यवस्था ही नहीं है, सुविधा ही नहीं है, वहां लोग किस तरह से रहेंगे? तो वो तो होगा ही नहीं अनुकूल भौगोलिक कारक। तो देखिए, लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं, लोग रहने के लिए उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं जहां का पानी क्या हो? अलवणीय हो, मीठा हो, खारा नहीं हो, लवणीय नहीं हो। जहां अलवणीय जल उपलब्ध हो, यानी जहां पर मीठे पानी की व्यवस्था होती है। अलवणीय का मतलब मीठा और लवणीय का मतलब होता है खारा। जहां पर मीठा पानी मौजूद होता है, उपस्थित रहता है, वहां पर लोग क्या करते हैं? अधिक रहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि नदी घाटी क्षेत्र, अगर उदाहरण की हम बात करते हैं कि कौन से एरिया आते हैं, तो जो नदी घाटी क्षेत्र है, नदी घाटी क्षेत्र, इनमें लोग क्या रहते हैं? अधिक रहते हैं। और जो मरुस्थलीय इलाके हैं जहाँ का पानी खारा होता है, वहां पर लोग कम रहते हैं। अब इस बात से आपको जोड़ रही हूँ मैं, देखिए हमने ये देखा था कि जनघनत्व की हम बात करते हैं तो ज्यादा लोग बिहार में रहते हैं। बिहार में वैसे भी आपको पता है कोसी नदी बिहार का शोक कही जाती है। वहां पर गंगा नदी बहुत सारी नदियों के समूह के साथ है, घाघरा है, गंडक है, ये नदियां बहुत सारी बिहार से होकर जाती है। तो पानी की तो समस्या नहीं, मीठा पानी है। लेकिन जहां पर मरुस्थल है वहां पर लोग क्या रहते हैं? कम रहते हैं। यही अगर हम बात करते हैं तो बिहार का मैंने बताया था जनघनत्व अधिक है, और जैसलमेर का मैंने क्या बताया था? कम है। तो क्या वहां पर ये भौगोलिक कारक नहीं है क्या, कि जिनकी वजह से वहां पर जनसंख्या का इतना असमान वितरण पाया जाता है? तो है, ये चीज प्रभावित करती है। अपन कह सकते हैं कि ये चीज जल भी है, मृदा भी है, स्थल आकृति भी है, जलवायु भी है, ये सारी चीजें प्रभावित करती है जनसंख्या को रहने के लिए, उनके वितरण के लिए। तो जैसलमेर किसमें आता है? मरुस्थलीय में आ रहे हैं। वहां का जल क्या है? मरुस्थलीय है, जल लवणीय है। और बिहार में अगर हम बात करते हैं तो वहां पर नदी घाटी क्षेत्र है, तो इस तरह से वहां जनसंख्या का घनत्व ज्यादा है। और अगर विरल जनसंख्या की बात करते हैं तो इसमें मरुस्थलीय क्षेत्र आ जाएगा। और इसके साथ साथ है लास्ट खनिज। आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं ताकि कल नया पढ़ ले। खनिज, सीधी सी बात है, जहां पर खनिज के भंडार अधिक है वहां पर लोग ज्यादा रहते हैं। तो जहां खनिजों के निक्षेप यानी भंडार, निक्षेप का मतलब होता है भंडार, निक्षेप पाए जाते हैं, वहां पर लोग क्या करते हैं?
अधिक रहना पसंद करते हैं। तो इस तरह से देखें, दक्षिणी अफ्रीका में हीरे की खान, अगर उदाहरण हम विश्व का उदाहरण देखें तो दक्षिणी अफ्रीका में किम्बरले में हीरे की खान है। दक्षिणी अफ्रीका में क्या है? हीरे की खान, क्योंकि तो उनको रोजगार मिल जाता है, वहां पर रोजगार व्याप्त हो जाता है। अब ये आपको भौगोलिक कारक जो है ग्रह कार्य के रूप में अपनी कॉपी में करने हैं सारे के सारे। मैं इनकी एक फोटो खींचकर आपको असाइनमेंट के रूप में भी भेजूंगी, परंतु आपको सारे भौगोलिक कारक करने हैं। ग्रह कार्य देखिए, जनसंख्या वितरण के भौगोलिक कारकों का वर्णन कीजिए। अगर आपको बोर्ड से समझ में आया तो ठीक है, और वरना मैं असाइनमेंट के रूप में आपको भेज दूंगी। थैंक यू।